लेकिन लावण्या राठौर शुरू से अंत तक शांत और संयमित रही। साथ ही ये तथ्य भी था कि ये जियो आमतौर पर एक बेहद अंतर्मुखी युवती थी जो दूसरों से बहुत कम बात करती थी, इसलिए अंत में युआन जेयू उससे कुछ भी नहीं पूछ पाया। जब सब चले गए तो लावण्या राठौर ने अंततः राहत की सांस ली। कम से कम उसने एक और दौर पार कर लिया था। अगली सुबह जब लावण्या राठौर अभी भी अपने सपनों में थी, उसने बाहर से लगातार बम 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 की खटखटाने की आवाज़ें सुनी। वह अपनी आंखें मलते हुए उठ बैठी। उसके सामने वाले बिस्तर पर सुकिंग्यू पहले ही जाग चुकी थी और डर के मारे खिड़की की ओर देख रही थी। लावण्या राठौर ने उत्सुकता से पूछा, ये सब क्या है? सुकिंग्यू ने त्योरियां चढ़ाईं, मुझे नहीं पता, बाहर का शोर इतना तेज है, ऐसा लगता है जैसे कोई झगड़ा कर रहा है। सुबह सुबह झगड़ा, कुछ गड़बड़ है, चलो चलकर देखते हैं। लावण्या राठौर बिस्तर से उठी और यह सुनिश्चित करने के लिए आईने में देखा कि उसका भेष बदला नहीं था, फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। सुकिंग्यू उसके ठीक पीछे चली और वे दोनों अभी प्रवेश द्वार तक पहुंची ही थीं कि उन्होंने आंगन से एक उग्र बहस होती सुनी। आपके इस बात का क्या मतलब है? यह आंगन हमें प्रशासक चेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से आवंटित किया गया है, आपके पास हमें यहाँ से जाने के लिए कहने का क्या अधिकार है? लू जिजुए ने प्रवेश द्वार को रोकते हुए उत्तेजित होकर चिल्लाया। दरवाजे के बाहर एक लंबा और मोटा युवक अहंकार से भरी मुस्कान बिखेरते हुए खड़ा था। उसने लू जिजुए को जोर से धक्का दिया। लू जिजुए को सेलेस्टियल लाइट अकादमी में एक शीर्ष विशेषज्ञ माना जाता था, लेकिन इस मोटे के एक धक्के से उसके पैर फिसल गए और वह लगभग जमीन पर गिर ही पड़ा। वह खुद को स्थिर करने में सफल होने से पहले कई कदम पीछे हटता चला गया, क्योंकि उसके चेहरे पर तुरंत एक सतर्क भाव आ गया और वह घबराहट से उस मोटे को देखने लगा जिसने उसे धक्का दिया था। मोटे ने उपहास करते हुए कहा, तुम मुझसे सर फैटी मोटे वांग से पूछ रहे हो कि मेरा क्या अधिकार है? हे, सिर्फ इस बात के आधार पर कि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं और इस बात के आधार पर कि मैं सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय के बुजुर्ग वांग का परपोता हूं। इस आंगन में सभी बाहरी शिष्यों के आवासों के बीच सबसे घना गहन क्यूई है। तुम जैसे घटिया गुणवत्ता वाले छात्र यहाँ रहने का खर्च भी कैसे उठा सकते हैं? अब जबकि मुझे यह आंगन पसंद आ गया है, तुम सब जल्दी करो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम बस असहनीय रूप से धमका रहे हो। सही बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सभी सिर्फ बाहरी शिष्य ही तो हैं। सही कहा, भले ही तुम बुजुर्ग वांग के रिश्तेदार हो, निश्चित रूप से तुम अपनी हैसियत के आधार पर लोगों को धमका नहीं सकते, है न? मोटे वांग ने तिरस्कार से उनकी ओर देखा और आगे कहा, क्यों? अभी भी विरोध करने की हिम्मत है? ऐसा लगता है अगर मैं तुम नए लोगों को सबक न सिखाऊं तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि आसमान कितना ऊंचा है या ज़मीन कितनी गहरी है। मैं तुम्हें विचार करने के लिए 10 सांसों का समय देता हूं। तुम खुद दफा होना चाहते हो या मैं तुम्हारी टांगें तोड़कर तुम्हें बाहर फेंक दूं? वहां मौजूद वे नए नए बने बाहरी शिष्य सभी सेलेस्टियल लाइट अकादमी से विशेष रूप से चुने गए थे। भले ही वे सभी नए आए थे, लेकिन उनमें से कौन सा ऐसा था जो अकादमी में दूसरों द्वारा पूजनीय प्रमुख प्रतिभावान न रहा हो? अंत में जब वे यहाँ आए तो यहाँ केवल तीसरा दिन था जब कोई उनके साथ झगड़ा करने आ गया और उन्हें अपने निवास स्थान से भाग जाने का आदेश भी दे दिया। जिनमें थोड़ा सा भी गुस्सा बचा था, वे ऐसी बात सामने आने पर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तुरंत ही कोई चिल्ला उठा, वांग उपनाम वाले व्यक्ति, खुद को उच्च वर्ग का व्यक्ति मत समझो और यह मत सोचो कि तुम दूसरों से ज्यादा श्रेष्ठ हो। तो क्या हुआ अगर तुम संप्रदाय में पहले से यहाँ थे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम सभी नर्म फल हैं जिन्हें तुम अपनी पसंद के अनुसार दबा सको? रुको, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। ये कहते हुए वह ऊपर की ओर उछला और उसने मोटे वांग की छाती पर एक घूंसा मारा। मोटे वांग ने उसके आक्रामक घूंसे को आते हुए देखा, लेकिन वह चिंतित तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह जोर जोर से हंसने लगा। हा, तुम मुझे इतना हंसा रहे हो। बस इतनी सी क्षमता और तुम्हारी संप्रदाय में घमंड दिखाने की हिम्मत होती है। आज मैं सर फैटी तुम्हें दिखाता हूं कि यहाँ काम कैसे होता है। सुकिंग्यू ने सदमे में चिल्लाते हुए कहा, आह, क्या वह हमारी अकादमी का गुलेहान नहीं है? वह इतना जल्दबाज क्यों है? यू शिन्यांग भी कुछ समय के लिए बाहर आ गया था और बस उसके पीछे खड़ा था और उसका रूप क्रोधित दिख रहा था। कैसी जल्दबाजी? उस व्यक्ति ने पहले ही हमारी दहलीज तक आकर हमें धमकाया है, इस तरह इसे कौन बर्दाश्त कर सकता है? सीनियर भाई गो, बहुत बढ़िया। सुकिंग्यू ने उसे घूरा और कहा, तुम भी इस हंगामे में क्यों पड़ रहे हो? हम अभी अभी आए हैं और अगर हम बुजुर्ग के रिश्तेदार के साथ लड़ना शुरू कर दें तो इसे क्या फ़ायदा होगा? सीनियर भाईगो बहुत जल्दबाज हैं, पिटने के अलावा उन्हें और क्या फ़ायदा मिल सकता है? यू शिन्यांग ने यह सुना और बेहद अविश्वासपूर्ण तरीके से उत्तर दिया, इसका क्या मतलब है? तुम्हें कैसे पता कि सीनियर भाईगो निश्चित रूप से हार जाएंगे? वह मोटा वांग केवल तीसरे चरण के क्षेत्र के चरम की साधना पर है, सीनियर भाई कम से कम तीसरे चरण के क्षेत्र के 8वें स्तर पर हैं।
उन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं है। सीनियर भाई गु के पास विरोधियों से लड़ने का बहुत अनुभव है, इसलिए उनके पास जीत का मौका हो सकता है। यूशिन्यांग की बात अभी खत्म ही हुई थी कि उसने अपने बगल में लावण्या राठौर को आह भरते हुए सुना। सीनियर भाई यू, मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही आशावादी हैं। सीनियर भाई गु, ऐसा लग रहा है जैसे वे किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। सभी ने जल्दी से देखने के लिए अपना सिर उठाया। जब वे बात कर रहे थे, गुइहान और मोटे वांग के बीच पहले ही कई वार हो चुके थे। गुइहान के प्रहार बिजली की तरह तेज और आक्रामक थे, जबकि मोटा वांग केवल हंसता रहा, उसके हमलों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा था। आंखों वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता था कि मोटा वांग बस उसके साथ खेल रहा था। उसे पर्याप्त रूप से तरसाने के बाद मोटे वांग ने अंततः उपहास किया और उसने कहा, तुम्हारे पास अपनी आस्तीन में बस यही छोटी मोटी चालें हैं, क्या कुछ और भी है? यदि नहीं तो ये सर फैटी मोटा वांग अब कोई औपचारिकता नहीं दिखाएगा। ये कहते हुए उसने अचानक प्रहार किया और मध्य हवा में एक परछाई सी तेजी से चमकी। इसके तुरंत बाद गुइहान ने एक दयनीय चीख निकाली, क्योंकि उसका शरीर हवा में उछल गया और दूर एक पेड़ की शाखा से भारी रूप से जा टकराया। पूरी जगह शांत हो गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोटा वांग, जो सुअर की तरह मोटा दिखता था, वास्तव में इतनी तेज चाल चलेगा। इसके अलावा उसने जानबूझकर अपनी ताकत का दिखावा किया, इसलिए उसने जानबूझकर एक भारी प्रहार किया था। कुछ छात्र दौड़कर गुइहान के पास गए और जब उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि उसकी कई पसलियां टूट गई थीं और उसे बहुत गंभीर आंतरिक चोट लगी थी, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा था। सीनियर भाई गो, आप कैसे हैं? हे भगवान, आपकी चोटें इतनी गंभीर कैसे हो सकती हैं? क्या उस मोटे की चालें कुछ ज़्यादा ही शातिर नहीं हैं? ये सच में बहुत ज़्यादा है। हम सभी सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय के शिष्य हैं, चाहे जो भी हो हम एक ही मास्टर के शिष्य हैं। आप इतने शातिर कैसे हो सकते हैं? सही कहा, संप्रदाय के नियमों में कहा गया है कि आप एक ही मास्टर के शिष्यों पर जानलेवा हाथ नहीं उठा सकते। चलो जाकर प्रशासक को इसकी सूचना देते हैं। उपस्थित वे नए नए बने शिष्य क्रोधित महसूस कर रहे थे, लेकिन उनमें से गुइहान पहले से ही शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था, इसलिए यदि उसे भी इस स्तर तक पीटा गया था तो मोटे वांग की क्षमता कुछ हद तक कल्पना करने योग्य थी। हर कोई चाहे कितना भी क्रोधित क्यों ना हो, लेकिन उन सभी की अपनी चिंताएं थीं, इसलिए उन्होंने केवल वहां खड़े होकर उसे फटकारने की हिम्मत की और आगे बढ़कर उसे मुक्का मारने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मोटा वांग जाहिरा तौर पर इस बात को समझ गया था, क्योंकि उसकी मुस्कान और भी अधिक प्रसन्न हो गई। उसके चेहरे की वह डगमगाती हुई चर्बी तैलीय रूप से हिल रही थी, जो बेहद घिनौनी लग रही थी। कायरों का झुंड, अगर तुम में क्षमता है तो इधर आओ और मुझे वापस पीटो। छुप छुप कर प्रशासक को रिपोर्ट करने में कौन सी क्षमता है? कचरा तो कचरा ही रहेगा। तुम जाकर प्रशासक को रिपोर्ट करने की कोशिश कर सकते हो, देखते हैं क्या वह तुम सबकी परवाह करेगा। संप्रदाय के नियमों में वास्तव में उल्लेख किया गया है कि हम एक ही मास्टर के शिष्यों पर जानलेवा हाथ नहीं उठा सकते हैं, लेकिन मैंने उसे जान से तो नहीं मारा है ना। इसके अलावा ये गू नाम का कचरा ही था जिसने लड़ाई शुरू की थी, इसलिए सर फैटी मैं केवल आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था। इस तरह के ढीठ, बेशर्म और सफ़ेद को काला करने, सच को झूठ बनाने वाले शब्दों को सुनकर वे सभी गुस्से से घुट रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि मोटा वांग अकेला नहीं आया था, वह अपने गुर्गों के रूप में बाहरी शिष्यों का एक बड़ा समूह साथ लाया था। मोटे वांग ने एक पल इंतजार किया और किसी को बात करते न देख उसने जोर से हंसते हुए अपनी आखिरी कूटनीतिक चेतावनी दी। ठीक है, चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो सभी लोग जल्दी करो और अपना सामान समेटकर बाहर निकलो। मैं, सर फैटी मोटा वांग, पूरी रात ठीक से नहीं सोया हूँ, इसलिए मैं अंदर जाकर सोने का इंतजार कर रहा हूँ। लावण्या राठौर ने त्योरियां चढ़ाईं, क्योंकि वह उसकी बातें और अधिक सुनने के लिए खुद को मजबूर नहीं कर सकी। हालांकि वह गुप्त रूप से अंदर आने के पहले ही दिन किसी के साथ लड़कर अपनी असली पहचान उजागर करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन यह मोटा कुछ ज्यादा ही अहंकारी था, जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बस कोई कदम उठाने ही वाली थी। अचानक दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ सुनाई दी। सीनियर भाई वांग, हालांकि हम नए लोगों ने अभी अभी संप्रदाय को रिपोर्ट किया है और सीनियर भाइयों का अभिवादन करने नहीं गए हैं, ये वास्तव में हमारी गलती है, लेकिन निश्चित रूप से आपको हमें इतना मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है ना? आखिरकार हम सभी सीनियर और जूनियर भाई हैं, इसलिए भविष्य में हम अक्सर एक दूसरे से मिलते रहेंगे, तो ऐसा क्यों करना? सभी ने जल्दी से बाहर देखा और उनमें से कुछ ने खुशी का भाव व्यक्त किया। ये सीनियर भाई युआन हैं। ये बहुत बढ़िया है, सीनियर भाई युआन यहाँ हैं। सीनियर भाई युआन के यहाँ होने से वे इस घृणित मोटे को कड़ा सबक सिखाने में सक्षम होंगे। सबने तुरंत जयकार करना शुरू कर दिया। वास्तव में इन लोगों में से कुछ का युआन ज़ेयू के साथ विवाद था। उदाहरण के लिए यू शिन्यांग और बाकी लोग, अतीत में उन्हें युआन ज़ेयू के गुर्गों द्वारा धमकाया गया था।
लेकिन अब पहले जैसा नहीं था। हर कोई सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय में अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, खासकर अब जबकि सेलेस्टियल लाइट अकादमी के अभ्यासकर्ता सभी एक ही आंगन में रह रहे थे। युआन ज़ेयू के लिए कोई अपवाद नहीं था। बाहर निकाले जाने से बचने के लिए वह निश्चित रूप से इस आंगन का प्रतिनिधित्व करेगा और कोई कदम उठाएगा। वहां मौजूद हर कोई स्पष्ट रूप से जानता था कि युआन ज़ेयू की क्षमता क्या थी। लावण्या राठौर और ली मोइंग के सामने आने से पहले वह सेलेस्टियल लाइट अकादमी में नंबर 1 था। यहाँ तक कि नंबर 2 का लू ज़िजुए भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इसलिए लावण्या राठौर ने भी राहत की सांस ली। इन सेलेस्टियल लाइट अकादमी के छात्रों की साधना मोटे द्वारा लाए गए लड़कों के झुंड से बहुत अलग नहीं थी। एकमात्र अंतर यह था कि मोटा वांग सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय का पुराना व्यक्ति था, इसलिए उन्होंने विभिन्न उच्च स्तरीय गहन कौशल सीखे थे और जब वे एक दूसरे का सामना करते थे तो यह विशेष रूप से फायदेमंद होता था। लेकिन युआन ज़ेयू एक छठे ग्रेड के ऊपरी स्तर की प्रतिभा वाला व्यक्ति था और वह स्काई क्लाउड सिटी के नंबर 1 परिवार में पैदा हुआ था। उसने जितने उच्च स्तरीय गहन कौशल सीखे थे वे भी कम नहीं थे, इसलिए वह मोटे वांग का मुकाबला करने में सक्षम था। वास्तव में युआन ज़ेयू के अंदर आने के बाद उसने बात करने की जहमत नहीं उठाई और मोटे वांग की ओर प्रहार कर दिया। मोटा वांग मूल रूप से उपहास कर रहा था, हे एक और अपनी मौत बुलाने आ गया। चूंकि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो तुम मुझे इस सरफेटी को तुम्हारी चमड़ी उधेड़ने दोगे। हालांकि उसने अभी अपनी बात पूरी ही की थी कि युआन ज़ेयू का गहन कौशल पहले से ही उसके चेहरे के ठीक सामने था। गति इतनी तेज थी कि यह उसकी उम्मीदों को पार कर गई। क्या? मोटे वांग ने ठंडी हवा का एक घूंट भरा सदमे में सांस खींची, क्योंकि उसने इससे बचने की प्रतिक्रिया दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी क्षमता मूल रूप से युआन ज़ेयू से कमज़ोर थी। साथ ही ये तथ्य भी था कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था, जिसने प्रतिद्वंद्वी को एक अवसर दे दिया। मोटा वांग उस प्रहार से बुरी तरह आहत हुआ और वह तुरंत कई कदम पीछे हट गया, क्योंकि उसके मुंह के कोने से खून रिसने लगा था। बहुत बढ़िया, सीनियर भाई युआन सच में बहुत शक्तिशाली हैं। उस मोटे को मजा चखाओ। सही कहा, कमीने मोटे, किसने कहा था तुम्हें सेलेस्टियल लाइट अकादमी को नीचा दिखाने के लिए? बस इंतजार करो सीनियर भाई युआन तुम्हें पीट पीट कर पैनकेक कचूमर बना देंगे। सीनियर भाई युआन, हम आपका उत्साह बढ़ा रहे हैं। भीड़ उत्साहित होने लगी और युआन ज़ेयू को प्रोत्साहित करने और उसका जयकार करने लगी। लेकिन लावण्या राठौर को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि उसकी भौहें थोड़ी सी तंग गईं। युआन ज़ेयू द्वारा घायल होने के बाद मोटे वांग ने अपने होठों पर लगे खून के निशानों को जोर से पोंछा। वह इतना क्रोधित हो गया कि उसकी चर्बी हिलने लगी। वह मोटा वांग हालांकि शक्तिशाली नहीं था और उसकी साधना भी उच्च नहीं थी, लेकिन केवल इस तथ्य के आधार पर कि वह बुजुर्ग वांग का एक दूर का रिश्तेदार था, उसे बाहरी शिष्यों के बीच प्रमुख माना जाता था। अपने आसपास के इन बुजुर्गों के साथ वह बिना किसी पृष्ठभूमि वाले उन बाहरी शिष्यों को धमकाता फिरता था, विशेष रूप से उन नए लोगों को जो हर साल शामिल होते थे। उनमें से किसे बार बार निचोड़ा और शोषित नहीं किया गया था, यहाँ तक कि उनके पास केवल उनकी पतलून ही बची थी। आज उसने सुना कि बाहरी शिष्यों का एक नया समूह आया है, इसलिए मोटा वांग खुशी खुशी अपने गुर्गों के साथ वहां पहुंचा, ये सोचकर कि वह इन नए लोगों से अच्छी खासी रकम कमाएगा और साथ ही अपनी ताकत भी दिखाएगा। आखिरकार अपनी साधना और शक्ति के साथ वह केवल उन नए शामिल हुए बाहरी शिष्यों के सामने ही झूठा दिखावा कर सकता था। अंत में जब वह इतना प्रसन्न था तो उसे एक जोरदार प्रहार लगा और उसके चेहरे पर बेरहमी से तमाचा जड़ दिया गया। मोटे वांग की शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई, उसका चेहरा लाल हो गया और युआन ज़ेयू की ओर इशारा करते हुए उसने दुर्भावना से कहा, तुम ज्यादा खुश मत हो, बात अभी खत्म नहीं हुई है। सरफेटी मैंने ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जमीन पर घुटने टेक दो और माफी मांगने के लिए मेरे सामने सिर झुकाओ, वरना मैं तुम्हें बाद में मजा चखाऊंगा। जाहिर है युआन ज़ेयू ने उसकी बकवास बातों की परवाह नहीं की और उसने न तो दब्बू और न ही दबंग लहजे का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया, मैं स्पष्ट रूप से जीत गया हूं, तो मुझे सिर झुकाने और माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है। बेहतर होगा कि सीनियर भाई वांग जल्दी से यहाँ से चले जाएं। अगर हम बाद में सचमुच में किसी असली लड़ाई में पड़ गए तो हम दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम्हारी इस सरफेटी की बातों को हवा में उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? मोटे वांग का गुस्सा भड़क उठा और वह अपने सीने में धधकती आग को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने बस हमला कर दिया। उसका दाहिना हाथ उठा और एक सुनहरी रोशनी चमकी। इसके बाद एक विशाल आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ सभी के सामने प्रकट हुआ। आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ एक चौथे स्तर का जादुई जानवर था और इसके अलावा यह अपने शक्तिशाली हमले और गति के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार का जादुई जानवर हालांकि दुर्लभ नहीं था, लेकिन इसे जीवित पकड़ना बेहद मुश्किल था, इसलिए बहुत कम लोग थे जो आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ के साथ अनुबंध कर पाते थे। यह मोटा वांग केवल एक तीसरे चरण के क्षेत्र के चरम का अभ्यास करता था, लेकिन वह एक आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ के साथ सफलतापूर्वक अनुबंध करने में कामयाब रहा।
इसके अलावा इस सिल्वर वुल्फ चांदी के भेड़िए के फर चमकीले चांदी के रंग के थे। इसका शरीर स्वस्थ और सुंदर था, इसलिए यह एक बेहद सुगठित परिपक्व सिल्वर वुल्फ होना चाहिए। जिस क्षण ये सिल्वर वुल्फ प्रकट हुआ, वहां उपस्थित सभी नए लोगों ने अपने मुंह बंद कर लिए, किसी की एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि युआन ज़ेयू का चेहरा भी पीला पड़ गया। यदि ये केवल मोटे की अपनी शक्ति होती तो वह स्वाभाविक रूप से यह नहीं सोचता कि वह उससे हार जाएगा, लेकिन अगर इस सिल्वर वुल्फ को शामिल कर लिया जाए तो युआन ज़ेयू के पास व्यावहारिक रूप से जीत की कोई संभावना नहीं थी। क्योंकि यह सिल्वर वुल्फ पहले से ही चौथे स्तर का था, इसका स्तर पहले ही उससे आगे निकल चुका था। साथ ही जादुई जानवरों की युद्ध शक्ति आमतौर पर अभ्यासकर्ता की तुलना में पूरे एक क्षेत्र तक अधिक होती थी, इसलिए ये सिल्वर वुल्फ एक 5वें चरण के क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ के बराबर था। युआन ज़ेयू लावण्या राठौर की तरह कोई स्वर्ग श्रेणी का प्रतिभावान नहीं था, तो उसे युद्ध करने के लिए 2 बड़े क्षेत्रों को पार करने की क्षमता कैसे मिल सकती थी। इस तरह के मामले के बारे में तो उसने सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। युआन ज़ेयू के आतंक से भरे चेहरे को देखकर अंततः मोटे वांग को लगा कि उसका सम्मान वापस मिल गया है, इसलिए उसके चेहरे पर जो आत्मसंतुष्टि थी उसे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, खासकर जब मोटे वांग के बगल वाले गुर्गे उसकी चापलूसी करते रहे। हम्फ, अकादमी के तुम दरिद्र और मूर्खों के झुंड, क्या तुमने कभी उच्च स्तरीय जादुई जानवर नहीं देखे हैं? केवल हमारे यहाँ मौजूद शानदार और अद्भुत सीनियर भाई वांग में ही संप्रदाय के शीर्ष विशेषज्ञों को अपने आध्यात्मिक पालतू जानवर के रूप में एक चौथे स्तर के जादुई जानवर से अनुबंध कराने की क्षमता है। क्या ऐसा नहीं है? लोगों की तुलना ही नहीं की जा सकती, उन मूल रूप से निम्न वर्ग के लोगों की सीनियर भाई वांग को सम्मान न देने की हिम्मत कैसे हुई? अभी भी घुटने टेक कर सिर नहीं झुकाओगे? वरना आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ यह नहीं जानता कि किसी का लिहाज कैसे किया जाता है। अगर इसने गलती से तुम्हें जीवित चबा डाला और मार डाला तो ये सिर्फ तुम्हारी बदकिस्मती होगी। जैसे ही गुर्गे अपनी अपनी राय देने लगे, मोटे वांग के चेहरे के भाव बहुत अधिक उतार चढ़ाव वाले हो गए, जबकि युआन ज़ेयू के चेहरे के भाव हर मिनट बदसूरत होते जा रहे थे। बेशक वह मोटे वांग जैसे घटिया इंसान के सामने सिर नहीं झुकाना चाहता था, लेकिन इतने विशाल और खूंखार जादुई जानवर का सामना करते हुए विरोध की पूरी तरह से कोई संभावना नहीं थी। चूंकि जादुई जानवर मनुष्यों की तरह नहीं थे, जिस क्षण उनका गुस्सा भड़कता था, ये संभव था कि वह जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाए, और अभ्यासकर्ताओं के लिए यह एक गंभीर नुकसान था जो उनकी साधना को प्रभावित करता। क्या हुआ? अभी भी घुटने नहीं टेकोगे? मोटे वांग ने अपना हाथ हिलाते हुए उपहास किया। आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ धीरे धीरे युआन ज़ेयू की ओर खिसका, मानो उसे चीर-फाड़ करने के लिए बस मोटे वांग के एक आदेश की आवश्यकता थी। वहां मौजूद सभी नए छात्र अपनी आत्मा तक सदमे में थे और किसी की युआन ज़ेयू के बहुत करीब खड़े होने की हिम्मत नहीं हुई। उनमें से कुछ ने तो चुपके से अपने कमरों में वापस खिसकना और अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था, इस डर से कि उन्हें मोटे वांग से और अधिक अपमान सहना पड़े। वे इस आंगन से भागने की तैयारी कर रहे थे। युआन ज़ेयू के जबड़े कस गए थे, उसने अपने दांत भींच लिए थे और एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि उसके पैर कांपने लगे थे, लेकिन मोटे वांग जैसे कचरे के सामने घुटने टेकने के विचार ने ही उसे ऐसा करने से पूरी तरह रोक दिया था। मोटे वांग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है तुमने अपना दिल कठोर कर लिया है और सिल्वर वुल्फ के काटने का स्वाद चखने की योजना बना रहे हो। मैं, सर फैटी, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, उसने तेजी से अपना हाथ हिलाया और आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ तुरंत उछल पड़ा। वह हवा में ऊंचा उछला और युआन ज़ेयू के चेहरे की ओर झपटा। युआन ज़ेयू ने खुद को पीछे खींचा और छिपने की कोशिश की, लेकिन आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ की गति बेहद तेज थी। चांदी जैसी परछाई बिजली की तरह थी, उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था और वह केवल अपनी आंखें कसकर बंद कर सकता था और चीर-फाड़ किए जाने के दर्द का इंतजार करने लगा। लेकिन जिस दर्द की उसे उम्मीद थी वह उस पर नहीं आया। उसने केवल जी की एक हल्की सी आवाज़ सुनी जब आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ ने अचानक एक दर्दनाक चीख निकाली और आसमान से गिरकर ज़मीन पर लोटपोट होने लगा। युआन ज़ेयू समझ सकता था कि कुछ ठीक नहीं था और उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी चौड़ी आंखों के सामने जो दृश्य आया, उससे उसे लगा कि वह अभी भी सपने देख रहा था। वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी सदमे में थे और उन्हें होश में आने में काफ़ी समय लगा। हे भगवान, पहले क्या हुआ था? वह सिल्वर वुल्फ अचानक कैसे गिर गया? क्या सीनियर भाई युआन ने इसे घायल कर दिया है? सही नहीं है, मुझे लगता है कि यह असंभव है। पहले सीनियर भाई युआन पहले ही अपनी मौत का इंतजार करते हुए अपनी आंखें बंद कर चुके थे, वे अचानक हार को जीत में कैसे बदल सकते हैं? ये कैसी स्थिति है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने सीनियर भाई युआन को बचाया हो? ये संभव नहीं है। हम में से कुछ, हमारी क्षमता की तुलना सीनियर भाई युआन से बिल्कुल नहीं की जा सकती, तो विशेषज्ञ कहाँ से आएंगे और हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं?
भीड़ की चर्चाओं के बीच मोटा वांग आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ की ओर झपटा और उसके संघर्ष को कम तीव्र करने के लिए काफी प्रयास किए। फिर उसके पिछले पैर के फर को हटाकर देखा तो पता चला कि उसके दाहिने पिछले पैर में एक तेज खंजर भोंपा गया था। वह खंजर बेहद पतला था लेकिन असाधारण रूप से तेज था। सूरज की रोशनी के सामने रखे जाने पर यह लगभग पारदर्शी था, इसलिए किसी ने इस खंजर पर ध्यान नहीं दिया था और केवल सिल्वर वुल्फ को नीचे गिरते हुए देख सकते थे। सुकिंगयू और यू शिन्यांग ने एक ही समय में सदमे और श्रद्धा के भाव के साथ लावण्या राठौर की ओर देखा। लावण्या राठौर ने ऐसे बहुत से खंजर बनाए थे और उन्होंने उन्हें कई बार देखा था। कहने की जरूरत नहीं है, जिस व्यक्ति ने पहले प्रहार किया था वह निश्चित रूप से वही थी। केवल वे दोनों उसके बगल में खड़े थे और उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया था कि उसने वास्तव में कब और कैसे ये कदम उठाया था। इसका मतलब था कि लावण्या राठौर की क्षमता जब वह सेलेस्टियल लाइट अकादमी में थी उसकी तुलना में इसमें एक बार फिर से सुधार हुआ था। छिपे हुए हथियार का उपयोग करने की ऐसी उत्तम तकनीक। इस समय उसकी वर्तमान साधना और क्षमता किस स्तर पर थी? वे दोनों उत्तर का अनुमान लगाने में असमर्थ थे और उनके दिलों में इस प्यारी सी दिखने वाली तीसरी मिस के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई थी। यह मत सोचिए कि उसका बाहरी स्वरूप इतना कोमल था, बल्कि केवल वे ही जो उसे समझते थे जानते थे कि उसके कोमल स्वरूप के पीछे एक अत्यंत शक्तिशाली और अद्वितीय विशेषज्ञ छिपा है। मोटे वांग ने खंजर के चारों ओर अपने हाथों को कस लिया क्योंकि उसके हाथ कांपने लगे थे। वह अपना पूरा समय सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय में आवारागर्दी करते हुए बिताता था और जब वह कोई अच्छी चीज देखता था तो उसे पहचान लेता था। उसकी आंखों के ठीक सामने वाला खंजर स्पष्ट रूप से 5वें ग्रेड या उससे ऊपर का गहन अस्त्र था। यहाँ तक कि सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय के उन आंतरिक शिष्यों में भी हर कोई इसे खरीदने में सक्षम नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसने युआन ज़ेयू को बचाया वह वास्तव में एक आंतरिक शिष्य था, या शायद यहाँ तक कि एक सीधा शिष्य? ये कैसे संभव था? ये लोग अभी अभी आए थे, तो उनके लिए संप्रदाय के भीतर किसी भी उच्च प्रबंधन के लोगों को जानना कैसे संभव था? लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो दूसरा पक्ष इतनी आसानी से इतने महंगे 5वें ग्रेड के गहन अस्त्र को फेंकने के लिए क्यों तैयार होगा? इसके अलावा प्रहार की गति इतनी तेज थी जिसके बारे में कभी नहीं सुना गया था, और यह सिल्वर वुल्फ की गति की बराबरी भी कर सकता था जिसने उसके पिछले पैर के मेरिडियन पर सटीक प्रहार किया। इतनी शक्तिशाली क्षमता यह कोई साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? मोटे वांग ने जितना अधिक सोचा वह उतना ही अधिक भयभीत हो गया। यह मत सोचिए कि वह आमतौर पर इतना अभिमानी था, बल्कि वह केवल लोगों को ठगने के लिए बुजुर्ग वांग के दूर के रिश्तेदार होने की अपनी स्थिति पर निर्भर था। बाहरी शिष्यों में ऐसा कोई नहीं था जो उसकी पृष्ठभूमि को जानता हो। वास्तव में वह पहले कभी बुजुर्ग वांग से मिला भी नहीं था और बुजुर्ग वांग शायद ये भी नहीं जानते थे कि वह कौन था, तो वह उसे तरजीह कैसे दे सकते थे? यदि आज वास्तव में कोई ऐसा सीधा शिष्य था जो उसके तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर सका और यहाँ तक कि उसके सिल्वर वुल्फ को सबक सिखाने के लिए कदम उठाया, तो वास्तव में उसके पास विरोध की कोई संभावना ही नहीं थी। मोटे वांग के पैर कांपने लगे और वह एक ढेर की तरह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और पागलों की तरह सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। उसके मुंह से उन सभी बुरे कामों के लिए पश्चाताप फूटने लगा जो उसने किए थे। क्या मैं जान सकता हूं कि किस सीनियर भाई या सीनियर अंकल ने ये कदम उठाया है? ये शिष्य जानता है कि मैंने गलत किया है, कृपया मुझे दंडित न करें। मैं भविष्य में किसी भी नए छात्र को नहीं धमकाऊंगा और निश्चित रूप से अपने बुरे तरीकों को बेहतरी के लिए बदल दूंगा। कृपया क्या सीनियर कृपया मुझे छोड़ देंगे? मोटे वांग के अचानक हवा में बिना किसी को देखे इस तरह सिर झुकाने की हरकत ने आसपास की भीड़ को अवाक कर दिया। लेकिन मोटे वांग के गुर्गों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसके पीछे माथा टेकने लगे। जहां तक नए शिष्यों की बात है, उनकी प्रतिक्रियाएं थोड़ी धीमी थीं और उन्हें यह समझने में कुछ समय लगा कि यह सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय के भीतर कोई शक्तिशाली अस्तित्व होना चाहिए जिसने गुप्त रूप से मदद का हाथ बढ़ाया और इस प्रकार युआन ज़ेयू को बचाया। जहां तक मोटे वांग की बात है, जो केवल कमजोरों को धमकाना और मजबूतों से डरना जानता था, भले ही उस रहस्यमय विशेषज्ञ ने खुद को प्रकट नहीं किया था, लेकिन इसने पहले ही उसे डराकर उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी थी। हा, क्या मोटा वांग कुछ ज्यादा ही हास्यास्पद नहीं है? इससे पहले क्या वह अभी भी सीनियर भाई युआन को सिर झुकाने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं कर रहा था, और अब वह खुद जमीन पर घुटने टेककर लगातार सिर क्यों झुका रहा है? क्या ऐसा नहीं है? ऐसा लगता है आप कुछ भी खा सकते हैं लेकिन आप कुछ भी बोल नहीं सकते। पहले उसने सिर झुकाने को कहा और अब वह खुद सिर झुका रहा है। इसे कहते हैं प्रतिशोध। हर कोई उसके दुर्भाग्य पर खुशी मना रहा था। मोटा वांग इतना क्रोधित था कि वह पागल हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वह उस सीनियर शीर्ष विशेषज्ञ के बारे में आशंकित था जिसने खुद को प्रकट नहीं किया था, इसलिए उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया देने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अपने दिल में वह लगातार कोसता रहा, बस तुम सब इंतजार करो, आज शीर्ष विशेषज्ञ संयोग से यहाँ से गुजर रहे थे, इसलिए मैं अभी के लिए तुम सबको छोड़ दूंगा, लेकिन आज के बाद मैं निश्चित रूप से तुम्हें इसका दोगुना भुगतान करने पर मजबूर करूंगा।
मोटे वान का दुर्भावनापूर्ण रूप स्वाभाविक रूप से लावण्या राठौर की आंखों से नहीं बच पाया था। अगर सामान्य समय होता तो वह निश्चित रूप से बाहर आकर उसे एक ऐसा सबक सिखाती जिसे वह कभी नहीं भूल पाता। अगर वह नहीं मानता तो वह उसे तब तक पीटती रहती जब तक कि वह मान न जाए। अगर वह फिर भी नहीं मानता तो बस उसे स्वर्ग ऊपर भेज देती। लेकिन आज उसका दिल्ली मुहिम के मामलों से भरा हुआ था, इसलिए फायदे और नुकसान पर विचार करते हुए उसने खुद को प्रकट न करने का फैसला किया। वैसे भी यह मोटा वांग अगले कुछ दिनों तक कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा और उसे अपनी पहचान उजागर करने की आवश्यकता नहीं थी। ये दोनों हाथों में लड्डू होने जैसा सबसे अच्छा परिणाम था। अगर कुछ और बात होती भी तो वह पहले ली मोइंग के साथ मामला सुलझने का इंतजार करती। लावण्या राठौर इसी तरह सोच रही थी और वह चुपचाप कुछ कदम पीछे हट गई क्योंकि वह जाने की तैयारी कर रही थी। ये तमाशा पहले ही अपने अंतिम बिंदु पर था और उसे आगे देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जिस क्षण वह मुड़ी, आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ जो लगातार जमीन पर कराह रहा था, अचानक ऊपर की ओर उछल पड़ा। लिटिल सिल्वर, यहां तक कि मोटा वांग भी उसकी प्रतिक्रिया से सदमे में था। आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ के लोहे जैसे तेज पंजों ने जमीन को कुछ बार खोदा, इससे पहले कि उसने अपनी गर्दन उठाए और एक भयानक भेड़िए वाली चीख निकाली। जिसके बाद वह तेजी से उछला और लावण्या राठौर की पीठ की ओर झपटा। हे भगवान, सावधान रहना! नहीं! सदमे भरी चीखें और लोगों के डर से सांसें खींचने की लहरें सुनाई दीं। जब सु किंगयू और यू शिन्यांग ने यह देखा तो वे लावण्या राठौर को खींचकर एक तरफ करना चाहते थे, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं इतनी तेज नहीं थीं। दूसरी ओर सिल्वर वुल्फ की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। उसे पलक झपकने भर का समय लगा क्योंकि वह पहले ही सामने की ओर झपट चुका था। उसके बड़े और तेज पंजे बाहर की ओर फैले हुए थे क्योंकि उसने लावण्या राठौर की पीठ को खरोंचने के लिए पंजे मारना शुरू कर दिया था। उन सभी ने अपनी सांसें रोक लीं, वे इतने चिंतित थे कि उनके पूरे शरीर कांपने लगे। सिल्वर वुल्फ के पंजे को रोकने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि उसने बेरहमी से नीचे की ओर वार किया था। बहन ली, सु किंगयू ने अपनी आंखें ढंक लीं, आगे देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इसके तुरंत बाद उसके बगल में खड़े यू शिन्यांग ने आश्चर्य से सांस ली। हाँ। सु किंगयू ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसकी आंख के सामने एक चांदी की रोशनी चमकी। सिल्वर वुल्फ का पंजा वास्तव में हवा में लगा था, किसी से नहीं टकराया था, जबकि लावण्या राठौर की मूल जगह पहले ही खाली हो चुकी थी। वहां किसी का कोई नामोनिशान नहीं था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लावण्या राठौर की आकृति पहले ही सिल्वर वुल्फ की पीठ के पीछे प्रकट हो चुकी थी। उसका दाहिना हाथ हल्के से बाहर निकला और एक तलवार सीधे भेड़िए की पीठ के बीचों बीच घुस गई। एक जोरदार बम्प की आवाज सुनाई दी और इससे पहले कि सिल्वर वुल्फ चीख भी पाता, वह जमीन पर जोर से गिर पड़ा क्योंकि वह एक ही प्रहार में मारा गया था। एक पल के लिए पूरे आंगन में किसी ने कोई आवाज नहीं की। हर कोई बस उस जगह को खाली घूरता रहा जहां लावण्या राठौर खड़ी थी और सिल्वर वुल्फ का शव जो उसके पैरों के पास पड़ा था, क्योंकि उन सभी के चेहरों पर अवाक भाव थे। हर किसी को लगा कि उन्हें जरूर भ्रम हो रहा है। यह क्या स्थिति थी? ऐसा होना कैसे संभव था? यह एक शक्तिशाली परिपक्व आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ था, एक चौथे स्तर का जादुई जानवर जो 5वें चरण के क्षेत्र के अभ्यासकर्ता के बराबर था। इससे पहले यहां तक कि सेलेस्टियल लाइट अकादमी का नंबर 1 विशेषज्ञ युआन ज़ेयू भी आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ के खतरे के सामने पूरी तरह से अचल था और उसने भेड़िए का शिकार बनने के लिए आज्ञाकारी रूप से प्रतीक्षा की थी। लेकिन अब वह शक्तिशाली, पराक्रमी और अजेय आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ वास्तव में एक अत्यंत साधारण दिखने वाली महिला के केवल एक ही प्रहार में मारा गया। क्या यह इतना हास्यास्पद होना जरूरी था? लेकिन सच्चाई उनकी आंखों के सामने पड़ी थी। कुछ देर बाद मोटा वांग सबसे पहले होश में आया और उसने तुरंत जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, मेरा सिल्वर वुल्फ, मेरा सिल्वर वुल्फ! यह मेरा आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ है जिसके लिए मैंने बहुत सारे तरीके सोचे, इतना पैसा खर्च किया और यहाँ तक कि परिवार के इतने सारे बुजुर्गों से मिन्नतें की, तब जाकर मैं इसके साथ सफलतापूर्वक अनुबंध करने में कामयाब रहा था। वह दौड़कर गया और अपने सिल्वर वुल्फ के शरीर पर धड़ाम से गिर पड़ा। उठो, ऐसे लेटे मत रहो, जल्दी उठो, मरने का नाटक मत करो। मोटा वांग यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि उसका आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ मर चुका है और उसने उसके शरीर को पूरी ताकत से हिलाने की कोशिश की, ये सोचकर कि वह मरने का नाटक कर रहा है। वह इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। चूंकि वह आमतौर पर बाहरी शिष्यों पर धौंस जमाता था, इसलिए बुजुर्ग वांग की प्रतिष्ठा पर निर्भर रहने के अलावा उसे अभी भी थोड़ी बहुत वास्तविक क्षमता की आवश्यकता थी। लेकिन चूंकि उसकी अपनी साधना इतनी अच्छी नहीं थी, केवल अपनी क्षमता के आधार पर कभी कभी वह युआन ज़ेयू जैसे उन नए छात्रों का मुकाबला भी नहीं कर पाता था जो अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुए थे। इसलिए स्थिति को संभालने में सक्षम होने के लिए वह केवल इस आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ पर ही भरोसा कर सकता था। अगर उसके पास ये भेड़िया नहीं होता तो भविष्य में वह अपना दबदबा कैसे बनाए रखता?
वह उन बाहरी शिष्यों को, जिन्हें उसने धमकाया था, आज्ञाकारी रूप से अपने आदेशों को सुनने और बदला न लेने के लिए कैसे मजबूर कर पाता। मोटा वांग जितना अधिक सोचता था, उसका दिल उतना ही जल रहा था। लेकिन उसने चाहे कितना भी हिलाया हो, सिल्वर वुल्फ 1 इंच भी नहीं हिला। वास्तव में उसके शरीर का तापमान धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था। मोटे वांग ने तब चीखते हुए कहा, असंभव, तुम मनहूस लड़की, तुमने सच में मेरे सिल्वर वुल्फ को मार डाला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह मुड़ा और उसने लावण्या राठौर को अपनी बाहें बांधे देखा, जो उसके पीछे खड़ी थी, और वह अचानक उस पर झपट पड़ा। सावधान रहना जूनियर बहन, ये सावधान। भीड़ की चीख पुकार के बीच लावण्या राठौर शांत और अविचलित थी। मोटे वांग की थोड़ी सी क्षमता के आधार पर अगर यह विरासत मीनार में प्रवेश करने से पहले की बात होती तो उसे अभी भी उससे सावधानी से निपटना पड़ता, लेकिन अब उसकी आंखों में वह एक छोटे लड़के की तरह लग रहा था जो चारों ओर उछलकूद कर रहा हो, जो उसके लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा नहीं कर रहा था। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया और आग की विशेषता वाली गहन ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जो मध्य हवा में मोटे वांग के पेट से जा टकराया। मोटा वांग मूल रूप से पागलों की तरह आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक साधारण सी चाल से उसे पीछे धकेल दिया गया, क्योंकि वह तुरंत विपरीत दिशा में उड़ गया। वह पूरी तरह से एक कटी हुई पतंग की तरह लग रहा था। मोटा वांग कुछ देर हवा में उड़ता रहा और फिर आंगन की दीवार के दूसरे छोर से जा टकराया, जिससे पूरी दीवार चकनाचूर हो गई। जब दीवार गिरी तो उसमें से एक जोरदार बूम की आवाज आई। उन आसपास के बड़े पेड़ों पर घोंसला बनाने वाले सभी पक्षी सदमे में उड़ गए और चहचहाते हुए वे मोटे वांग के सिर के ऊपर गोल गोल उड़ने लगे। हर कोई हतप्रभ था और जब तक उन्हें होश आया, वे मोटे वांग की दयनीय स्थिति देखने के लिए पीछे के आंगन की ओर दौड़े। इससे पहले कि वे करीब पहुंच पाते, दूर से एक अजीब सी महक उनकी नाक में गई। ये कैसी महक है? अजीब है, इसमें से भुने हुए मांस जैसी महक क्यों आ रही है? सभी ने अचरज से एक दूसरे की ओर देखा। जब तक वे मोटे वांग के पास पहुंचे, सभी ने पाया कि लावण्या राठौर द्वारा लापरवाही से फेंकी गई आग के गोले ने मोटे वांग के शरीर को जला दिया था। इसके अलावा शायद इसलिए क्योंकि वह बहुत मोटा था और उसके शरीर पर तेल की मात्रा बहुत अधिक थी, आग का वह गोला बड़ा और बड़ा होता गया, जो पूरी तरह से बेकाबू था, और इसमें से मनमोहक भुनी हुई महक के झोंके निकल रहे थे। कुछ अन्य लोगों ने तो अपनी लार निगलते हुए गटकने की आवाज़ भी की। यदि यह बात न होती कि स्थिति बहुत अजीब थी, तो शायद उनमें से बहुत से लोग पहले ही हंसी के मारे जमीन पर लोटपोट हो रहे होते। हालांकि मोटा वांग इस स्थिति में था, जो उनके गुस्से को शांत करने के लिए बहुत संतोषजनक था, लेकिन ये स्थान आखिरकार संप्रदाय के भीतर ही था, और यदि कोई संप्रदाय में किसी अन्य की हत्या करते हुए पाया जाता तो स्थिति गंभीर हो जाती। उपस्थित लोगों को संप्रदाय से बाहर निकाल दिया जाता और संभवतः पानी की जेल में भी भेज दिया जाता। इसलिए मोटे वांग को घेर कर देखने के बाद उन्होंने उसकी आग बुझाना शुरू कर दिया। पानी की विशेषता वाले कुछ अभ्यासकर्ताओं ने मोटे वांग को घेर लिया और अपनी शक्तियों का उपयोग किया, जिसके बाद वे अंततः उसकी आग बुझाने में सफल रहे। इसका श्रेय लावण्या राठौर के दयालु होने को भी जाता है कि उसने अपनी असामान्य लपटों का उपयोग नहीं किया, अन्यथा मोटा वांग वास्तव में भुने हुए मांस में बदल जाता, बस उस पर थोड़ा नमक छिड़ककर उसे सीधे खाने की मेज पर परोसा जा सकता था। लेकिन फिर भी मोटा वांग इस समय अत्यंत दयनीय स्थिति में था। उसकी अधिकांश त्वचा जल चुकी थी, जिससे एक झुलसा हुआ काला रंग दिखाई दे रहा था, और कुछ जगहों पर तो उसकी हड्डियां, खून और मांस भी दिखाई दे रहे थे। लावण्या राठौर सबसे अंत में वहां पहुंची और ये देखकर वह भी पूरी तरह से निशब्द रह गई। सच कहूं तो वह केवल मोटे वांग को एक छोटा सा सबक सिखाना चाहती थी, बस उसकी कुछ हड्डियां तोड़ना ही काफी होता। उसे उम्मीद नहीं थी कि मोटा वांग इतना मोटा होगा। एक बार जब वह जलने लगा तो उसका तेल टपकता रहा और उसके बाद आग को रोका नहीं जा सका। ये कितनी बड़ी त्रासदी थी। लेकिन वह कोई संत नहीं थी, इसलिए मोटा वांग चाहे कितना भी दयनीय क्यों न हो, ये कुछ ऐसा था जिसके वह लायक था। इसलिए लावण्या राठौर ने केवल प्रतीकात्मक रूप से अपनी सहानुभूति व्यक्त की और वहां से जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन इसी क्षण मोटे वांग को अंततः होश आ गया। जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोली, उसे अपने पूरे शरीर में अत्यधिक दर्द महसूस हुआ, और जब उसने देखने के लिए अपना सिर नीचे किया तो वह लगभग फिर से बेहोश हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और लावण्या राठौर को कोने में खड़े देखा, जो जाने की तैयारी कर रही थी। तुरंत ही उसके सीने में गुस्से का एक गुबार उठा और वह इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका। मोटे वांग ने अपने शरीर की सारी ऊर्जा लगा दी। इससे पहले कि वह अपनी उंगली उठाने में कामयाब हो पाता, उसने अपनी कांपती हुई उंगली लावण्या राठौर की ओर इशारा की। तुम बस इंतजार करो सरफेटी, मैं अभी तुमसे निपटा नहीं हूं। लावण्या राठौर ने पलकें झपकाईं, क्योंकि वह अनियंत्रित रूप से हंस पड़ी और उपहास करते हुए बोली, मैं कहती हूँ बेवकूफ़ मोटे, क्या तुम कोई जोकर हो? सिर्फ तुम्हारे बलबूते पर तुम मुझे क्या मज़ा चखाने वाले हो? बेहतर होगा कि तुम खुद को ठीक से संभालो।
मोटे वांग के गुर्गे पहले ही दौड़कर आ चुके थे और उसके पास खड़े थे। वे गुस्से में पलटकर जवाब देने के लिए खड़े होने लगे और मोटे वांग की मदद करते हुए उस पर आरोप लगाया, तुम्हारे पास अभी भी हंसने की हिम्मत है? इस दुनिया में तुम्हारे जैसी दुर्भावनापूर्ण महिला कैसे हो सकती है, जो एक ही मास्टर के अपने लोगों को चोट पहुंचाने के लिए इतने क्रूर तरीके का इस्तेमाल करे? अगर यह बात बुजुर्ग वांग ने सुन ली तो टुकड़े टुकड़े होने का इंतजार करना। लावण्या राठौर की मुस्कान पूरी तरह से रुक नहीं रही थी। ठीक है, कॉमेडी करना बंद करो, चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं कि क्या इस मिस्टर वांग के पास बुजुर्ग वांग से संपर्क करने की क्षमता है। भले ही तुम्हारे पास क्षमता हो तो तुम मेरा क्या कर लोगे? मैं पूरी तरह से अपना बचाव कर रही थी। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने देखा था कि यह तुम्हारा आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ था जो पहले मुझे काटने के लिए झपटा था, इसलिए मैंने आत्मरक्षा में काम करते हुए उसे एक बार छुरा घोंपा। अंत में तुम्हारी शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई और तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से मैं बस वहां बैठकर मरने का इंतजार तो नहीं कर सकती, है ना? मुझे कैसे पता होगा कि मैंने बचाव में बस हल्के से प्रहार किया और उससे तुम्हें इतनी गहरी चोट लग जाएगी? इस मोटे सीनियर भाई, मुझे उसके लिए वास्तव में खेद है। हालांकि उसने मुझे उसके लिए खेद है कहा, लेकिन कोई भी बता सकता था कि उसकी माफ़ी बिल्कुल भी सच्ची नहीं थी, बल्कि महज उपहास के उड़ते हुए शब्द थे। इसके अलावा और अधिक गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि वह लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि वह आत्मरक्षा में काम कर रही थी। ये बस मोटे वांग को जीते जी उसके चेहरे पर तमाचा मारने जैसा था। इससे पहले जब मोटे वांग ने नए छात्र को मारा था तो उसने भी इस बात पर जोर दिया था कि वह नया छात्र ही था जिसने उस पर पहले प्रहार किया था, इसलिए वह केवल अपना बचाव कर रहा था। अब लावण्या राठौर ने वही शब्द लिए और वापस उसी के मुंह पर दे मारे। इसके अलावा लावण्या राठौर ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। इससे पहले वह वास्तव में केवल आत्मरक्षा में ही काम कर रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ को सिर्फ एक बार छुरा घोंपना था या मोटे वांग को सिर्फ एक चाल से जलाना था, वह नहीं थी जिसने पहले कार्रवाई की। वह केवल अपना बचाव कर रही थी और हल्के से केवल एक चाल चल रही थी, बस केवल एक चाल। लेकिन बाद में इतना भयानक परिणाम क्यों हुआ? किसी को भी बस इसके बारे में सोचने की ज़रूरत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मोटा वांग बस बहुत कमज़ोर था। मोटा वांग पूरी तरह से अपमानित हो चुका था और वह इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका क्योंकि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, एक बार फिर से बेहोश हो गया। गुर्गों का वह झुंड जल्दी से दौड़कर आया और उसके भारी भरकम शरीर को पकड़कर उठाया। वे मुड़े और वहां से चले गए, उनकी एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। ये कैसा मजाक था? इतना भयानक चौथे स्तर का जादुई जानवर आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ और वह उस कमजोर सी दिखने वाली महिला की तलवार के एक ही वार से मारा गया था। उन कुछ लोगों की साधना का स्तर मोटे वांग की बराबरी भी नहीं कर सकता था और अब वे उसे चुनौती देने के लिए कूद पड़े। क्या यह अपनी मौत को बुलावा देने के बराबर नहीं था? उन्हें मोटे वांग को वहां से ले जाना याद रहा, बस इतना ही काफी भावुक माना जा सकता था। मोटे वांग के जाने के बाद लावण्या राठौर की ओर देखने वाली हर किसी की निगाहें खौफ, आश्चर्य और श्रद्धा से भरी थीं। चूंकि वह ये जियो की पहचान निभा रही थी, ये जियो का चरित्र आमतौर पर बहुत अंतर्मुखी था। वह उन लोगों में से थी जिनका चेहरा बात करते समय लाल हो जाता था। हालांकि ये जियो की जन्मजात प्रतिभा बुरी नहीं थी और उसकी साधना का स्तर बहुत कम नहीं था, लेकिन उसके चरित्र के कारण उसका वास्तविक युद्ध पक्ष कमजोर था। लेकिन आज प्रहार करते समय उसने वास्तव में ऐसा दृढ़ संकल्प दिखाया था, पैंतरेबाजी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी और प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए केवल एक चाल का इस्तेमाल किया। इस तरह की चीज़ ये जियो के साथ पहले कभी नहीं हुई थी। लावण्या राठौर ने भीड़ को करीब आते देखा और चुपचाप थोड़ा परेशान महसूस किया। ये सब उस कमीने मोटे की गलती थी और उसके हद से ज़्यादा संवेदनशील सूंघने वाले सिल्वर वुल्फ की। वह सिल्वर वुल्फ अचानक उसे काटने के लिए क्यों झपटा, इसका कारण स्पष्ट रूप से ये था कि उसने उस खंजर से बची हुई गंध सूंघ ली थी, यह महसूस करते हुए कि वह मुख्य अपराधी थी जिसने उस पर हमला किया था, इसलिए वह बदला लेने के लिए आया था। जबकि लावण्या राठौर ने एक गंभीर स्थिति में स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, क्योंकि उसने अवचेतन रूप से अपनी जानलेवा चाल चली जिसने उसकी जान ले ली। अंत में संप्रदाय में एक अदृश्य महिला बने रहने के उसके विचार पूरी सुबह सहन करने के बाद बस ऐसे ही उजागर हो गए। वह एक पूरा दिन भी नहीं टिक पाए और अब वह एक और महान हस्ती बन गई। ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन में साधारण और लौकिक छिपे रहना ये दो वाक्यांश उसके शब्दकोश में ही नहीं थे। लेकिन भले ही उसने इतना अजीब व्यवहार किया था, फिर भी लावण्या राठौर अपनी पहचान नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वह केवल स्वीकार न करने की रणनीति अपना सकती थी। नए शिष्यों के एक झुंड ने उसे घेर लिया और उससे विभिन्न प्रश्न पूछने लगे। जूनियर बहन, तुम इतनी शक्तिशाली कब बन गई? तुम वास्तव में चौथे स्तर के जादुई जानवर को केवल एक चाल में हराने में सफल रहीं। सही बात है, पिछली बार जब तुम्हारी मेरे साथ लड़ाई हुई थी तो तुम बहुत घबराई हुई थीं और अपनी तलवार को स्थिरता से पकड़ भी नहीं पा रही थीं।
तब से कितने महीने ही बीते हैं और तुमने अचानक से इतना बड़ा सुधार कर लिया। जूनियर बहन, ये क्या तुम्हें किसी गुप्त विशेषज्ञ द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया है? जल्दी से मुझे भी कोई स्पष्ट रास्ता दिखाओ। हर किसी की पूछताछ का सामना करते हुए लावण्या राठौर ने केवल एक झूठी मुस्कान दी। मेरी क्षमता बढ़ गई है। सही बात है, पिछली बार मुझे साधना करने की जल्दी थी, इसलिए मैं क्यूई भटकाव का शिकार हो गई थी। जब मेरी आंतरिक चोट ठीक हुई तो मेरी साधना अचानक बढ़ गई, इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने जादुई जानवर को कैसे हराया, यह मैं उस समय बहुत सदमे में थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं क्या कर रही थी। मेरे दिमाग में बस एक विचार कौंधा और वह ये था कि मैं मर नहीं सकती। जब तक मुझे होश आया तब तक वह सिल्वर वुल्फ मर चुका था। जल्दी से मुझे बताओ, आखिर मैंने क्या कर दिया है? जब उसने उन पर सवालों से पलटवार किया तो सभी के चेहरे पर सुस्त भाव आ गए। सभी को अवाक देखकर लावण्या राठौर ने मौके का फायदा उठाया और वहां से खिसक गई। वह गति इतनी तेज थी कि किसी के पास उसे रोकने का कोई तरीका ही नहीं था। नए शिष्य ये जियो से परिचित नहीं थे और चूंकि लावण्या राठौर का भेष बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था, इसलिए उसकी नकल एकदम सटीक थी। इसलिए उनमें से ज्यादातर ने यह नहीं सोचा था कि कोई उसकी पहचान अपना लेगा। इसके विपरीत वह युआन ज़ेयू था, जिसकी नज़रें गहरी हो गईं क्योंकि वह विचारमग्न होकर लावण्या राठौर की जाती हुई आकृति को देख रहा था। लावण्या राठौर को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोचते हैं। वैसे भी ली मोइंग जल्द ही वापस आने वाला था, इसलिए जब तक वह तब तक टिक सकती थी उतना ही काफ़ी था। इसलिए उसकी मुख्य ऊर्जा ली मोइंग से मिलने के तरीके पर शोध करने में लग गई थी, क्योंकि उसने विशेष रूप से कई योजनाएं तैयार की थीं। सुकिंग्यू काफ़ी चिंतित दिख रही थी। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि मोटा वान बुजुर्ग वान को जानता है, लेकिन मैंने सुना है कि वह प्रशासक चेन का भतीजा है। अब जब हम प्रशासक चेन के प्रभार में हैं तो मुझे आश्चर्य है कि अगर यह मामला उनके कानों तक पहुंचा तो क्या वे मोटे वान की ओर से आपके लिए परेशानी खड़ी करेंगे। हालांकि यू शिन्यांग बहुत उत्साहित लग रहा था। इसमें डरने की क्या बात है? तीसरी मिस की क्षमता इतनी मजबूत है, भले ही उस प्रशासक चेन ने हिम्मत की तो वह उसे एक थप्पड़ में हवा में उड़ा सकती है। लावण्या राठौर ने उसकी बात सुनकर केवल मुस्कुरा दी, क्योंकि उसने कोई उत्तर नहीं दिया और न ही इस मामले पर कोई चिंता व्यक्त की। उस रात प्रशासक चेन के आंगन में मोटा वांग उनकी जांघ को पकड़े हुए था और वह आंसुओं और बहती हुई नाक के साथ सिसक रहा था और बेहद दयनीय लग रहा था। चाचा, मैं इस बार बर्बाद हो गया हूँ। मेरा सिल्वर वुल्फ मारा गया और मैं जलकर इस स्थिति में पहुंच गया हूँ। आपको उससे बदला लेने में मेरी मदद करनी होगी। प्रशासक चेन ने उसके झुलसे हुए चेहरे को देखा और बहुत डर गए। तुम्हें क्या हुआ? किसने तुम्हें घायल करके इस स्थिति में पहुंचाया है? क्या तुमने किसी बुजुर्ग के सीधे शिष्यों को नाराज किया है? क्या मैंने तुम्हें ये कई बार नहीं बताया है कि बस इतनी सी क्षमता के साथ तुम केवल बाहरी शिष्यों के बीच ही घुल मिल सकते हो? आंतरिक और सीधे शिष्यों को परेशान मत किया करो, वे मुझसे जरा भी नहीं डरेंगे और न ही वे मानेंगे कि तुम बुजुर्ग वांग के रिश्तेदार हो। मोटे वांग ने जल्दबाजी में समझाया। चाचा, मैंने सच में आपकी बात मानी है और इधर उधर परेशानी खड़ी नहीं की। जिस व्यक्ति ने इस बार मुझे पीटा है वह एक बाहरी शिष्य है। क्या ऐसा कैसे संभव है? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हारा आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ मारा गया है? बाहरी शिष्यों के लिए तुम्हें घायल करना संभव है, लेकिन तुम्हारे चौथे स्तर के आयरन क्लॉ सिल्वर वुल्फ को मारना, ये कैसे संभव हो सकता है? प्रशासक चेन ने आश्चर्य से कहा। मोटे वांग ने गवाही देने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए और उसने आगे समझाया। चाचा, मैं वास्तव में आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने मुझे घायल किया वह नई उन्नत बाहरी शिष्य है जिसने सिर्फ 2 दिन पहले रिपोर्ट किया था। मैंने सुना है कि वह उन लोगों में से एक है जिन्होंने संप्रदाय में शामिल होने के लिए सेलेस्टियल लाइट अकादमी की रैंकिंग परीक्षा पास की है। क्या सेलेस्टियल लाइट अकादमी? प्रशासक चेन ने याद करने की कोशिश करते हुए त्योरियां चढ़ाईं, लेकिन अभी भी अविश्वास महसूस कर रहे थे। संभव नहीं है ना? मैंने सेलेस्टियल लाइट अकादमी से आने वालों की नाम सूची पर एक नज़र डाली है और उनमें से केवल युआन ज़ेयू ही थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। क्या उसी ने तुम्हें घायल किया है? तब तो इसे सुलझाना मुश्किल होगा। मैंने सुना है कि युआन परिवार का संप्रदाय में एक बुजुर्ग भी है। मोटे वांग ने सिर हिलाया। नहीं, वह नहीं है। वह एक 16 या 17 साल की लड़की है। मैंने विशेष रूप से किसी को उसकी जांच करने के लिए भेजा था। उसका नाम ये जियो है और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत साधारण है, लेकिन वह एक छठे ग्रेड की प्रतिभा है। प्रशासक चेन ने जवाब दिया। ये जियो, वही जो क्यूई भटकाव में जाने के कारण देर से आई थी। लगता है कि उसके बारे में मुझे कुछ याद आ रहा है। मोटे वांग ने तुरंत उत्तर दिया। चाचा, आपको मेरी मदद करनी होगी। मुझे बिना किसी बात के किसी के द्वारा पीटा नहीं जा सकता है और मेरा सिल्वर वुल्फ यूं ही नहीं मर सकता, वरना दूसरे लोग सोचेंगे कि चाचा आपकी बातों का कोई महत्व नहीं है।
मैंने बहुत स्पष्ट रूप से जांच की है कि येजियो के परिवार की कोई पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए उससे निपटना निश्चित रूप से कोई समस्या पैदा नहीं करेगा। उसे यकीन था कि उसे केवल पूछने के लिए अपना मुंह खोलने की जरूरत है और प्रशासक चेन इसके लिए तुरंत सहमत हो जाएंगे। उसके ये चाचा हमेशा उसे बहुत लाड़ प्यार करते थे। यदि प्रशासक चेन का संरक्षण न होता तो मोटे वांग जैसा कचरा बहुत पहले ही उससे बदला लेने वालों द्वारा मारा गया होता, तो वह आज तक इतना सुरक्षित जीवंत कैसे रह पाता। लेकिन इस बार प्रशासक चेन ने तुरंत सहमति में सिर नहीं हिलाया, बल्कि एक मुश्किल भाव प्रकट किया। यह अगर तुम्हें केवल उसे हल्की सी सजा देनी है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर तुम उस लड़की की जान लेना चाहते हो या कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हो तो यह शायद कठिन होगा। मोटा वांग चोटों से ग्रस्त था, अत्यधिक दर्द में था, लेकिन फिर भी उसने प्रशासक चेन की चापलूसी करने के लिए वह सब सहा। ये सब केवल इसलिए था क्योंकि वह चाहता था कि वे उससे बदला लेने में उसकी मदद करें, यहाँ तक कि अपने सपनों में भी वह चाहता था कि लावण्या राठौर तुरंत मर जाए। अंत में प्रशासक चेन ने उसे केवल यही जवाब दिया और इससे मोटा वांग इतना क्रोधित हुआ कि वह लगभग उछल ही पड़ा। क्यों चाचा, क्या आप मेरे सगे चाचा नहीं हैं? उस मनहूस लड़की ने मेरे सिल्वर वुल्फ को मार डाला। मुझे वह भेड़िया दिलाने के लिए मेरे परिवार ने कितना पैसा खर्च किया था, यह आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ तक कि मैं भी उसके हाथों लगभग मर ही गया था, और आप मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाले हैं। वह विलाप करने लगा और रोते हुए उसने बेशर्मी से काम लिया, यहाँ तक कि वह जमीन पर गिरकर लोटपोट होने लगा। प्रशासक चेन असहाय थे क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में उत्तर दिया, आह ये बच्चा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या मैंने कहा है कि मैं मदद नहीं करूँगा? लेकिन मेरी अपनी कठिनाई भी है। क्या कठिनाई? तुम अपना दिमाग क्यों नहीं दौड़ाते और सोचते क्यों नहीं? आज अगर तुमने ये जियो को घायल किया होता तो मैं तुम्हें उसे प्रताड़ित करके मारने में मदद कर सकता था, लेकिन अब उसने तुम्हारे सिल्वर वुल्फ को मार डाला है, और वह भी इतने सारे लोगों की आंखों के सामने, एक ही प्रहार से उसे मार डाला। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब है कि उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता कम से कम 5वें चरण के क्षेत्र या उससे ऊपर है। वह केवल 16 वर्ष की है और ऐसी क्षमता के साथ ये पहले से ही स्पष्ट हो जाता है कि वह एक असाधारण प्रतिभा है। जब मोटे वांग ने यह सुना तो उसने अचानक अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में सोचा और तुरंत जैसे बिजली गिर गई हो उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। प्रशासक चेन ने आगे कहा, इसलिए उसकी जन्मजात प्रतिभा के साथ एक आंतरिक शिष्य या यहाँ तक कि एक सीधा शिष्य बनना एक तथ्यात्मक बात होगी। इसके अलावा तुम्हारी लड़ाई खुलेआम हुई थी, बहुत से लोगों ने इसे देखा था। संभवतः कुछ ही दिनों में यह बात संप्रदाय मास्टर या बुजुर्गों के कानों तक पहुंच जाएगी। अब जबकि हमारे संप्रदाय और पश्चिम आकाश क्षेत्र के संप्रदाय के बीच संबंध खराब हैं, हम अब उत्सुकता से योग्य और सक्षम लोगों की तलाश कर रहे हैं, और ऐसे ढालने योग्य चरित्र के बारे में सुनकर क्या वे तुरंत आकर उन्हें अपने संरक्षण में नहीं ले लेंगे? लेकिन फिर हमें क्या करना चाहिए? मुझे मत बताइए कि हम सच में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रशासक चेन ने आह भरी और कहा, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन हमें पहले से एक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। तुमने भी इस बारे में सुना ही होगा, युवा संप्रदाय मास्टर परसों संप्रदाय लौट रहे होंगे और हम सभी प्रशासकों को उनका स्वागत करने जाना होगा। अभी युवा संप्रदाय मास्टर संप्रदाय में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और इसके अलावा क्या वे पहले कुछ समय के लिए सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय में नहीं रह रहे थे? शायद तब तक वे उन लोगों से मिलना चाहें जिन्हें वे जानते हैं। इसलिए अगर हम उस लड़की से निपटने का इरादा रखते हैं तो हमें कम से कम युवा संप्रदाय मास्टर के जाने तक इंतजार करना होगा। मोटा वांग इतना चिंतित था कि उसने अपने पैर पटके, इंतजार। हमें कब तक इंतजार करना होगा? जैसा कि चाचा आपने कहा, अगर समय और खिंचा और वह मनहूस लड़की किसी बुजुर्ग द्वारा खोज ली गई और एक सीधा शिष्य बन गई, तो हमारे पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होगा। तब तक हम उसका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ये भी सच है। प्रशासक चेन को लगा कि उसकी बातों में कुछ तर्क है, और वे परेशान होने लगे क्योंकि उन्होंने त्योरियां चढ़ाईं और गहरी सोच में पड़ गए। कुछ समय बाद उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने अपनी रीढ़ कमर सीधी की। मुझे समझ आ गया, मोटे वांग ने जल्दबाजी में पूछा, क्या मिल गया? चाचा, आपने क्या विचार सोचा है? प्रशासक चेन ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, मैंने एक विचार सोचा है, वह है किसी और का चाकू उधार लेकर दूसरे को मारना। किसी और का चाकू उधार लेकर दूसरे को मारना? किसका चाकू उधार लेना है? मोटा वांग अभी भी उलझन में था। प्रशासक चेन ने उत्तर दिया, बेशक ये युवा संप्रदाय मास्टर का चाकू उधार लेना है। मोटे वांग ने उत्सुकता से कहा, युवा संप्रदाय मास्टर? लेकिन हम युवा संप्रदाय मास्टर को नहीं जानते। वह हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? क्या वह किसी को मारने में हमारी मदद भी करेंगे? प्रशासक चेन ने त्योरियां चढ़ाईं और मोटे वांग को नाराजगी भरी नजरों से घूरा, जिसका मतलब था कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। बचपन से ही तुम बेवकूफ़ रहे हो, और अब जब तुम इतने बड़े हो गए हो तो सोचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो?
युवा संप्रदाय मास्टर स्वाभाविक रूप से बिना किसी कारण के हमारी मदद नहीं करेंगे, इसलिए हमें उनके लिए ये जियो को मारने का एक कारण बनाना होगा। मोटा वांग डांट खा रहा था लेकिन उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उसे केवल अपने सिल्वर वुल्फ को मारने वाली उस मनहूस लड़की को मौत के घाट उतारने के बारे में सोचने की जरूरत थी और उसके पूरे शरीर का खून खौलने लगा। हाँ 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 चाचा, कृपया आगे कहिए, मैं सुन रहा हूँ। उसने जल्दी से प्रशासक चेन के लिए एक कप चाय डाली और सम्मानपूर्वक उनके हाथों में थमा दी। प्रशासक चेन इससे संतुष्ट हुए और उन्होंने आगे कहा, मामला बहुत सीधा है। युवा संप्रदाय मास्टर हाल ही में कुछ मामलों से निपटने के लिए बाहर गए हुए थे और मैंने सुना है कि यह बहुत आसान नहीं रहा, इसलिए वे हर दिन अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। किसी की भी उनकी बुरी नज़रों में आने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इसके परिणाम भयानक होंगे। मैंने सुना है कि उनके सबसे करीबी रक्षक मोही को भी पानी की जेल में बंद कर दिया गया है। मोटा वांग आश्चर्य से चीखा, यहाँ तक कि रक्षक मो को भी पानी की जेल में बंद कर दिया गया है। ऐसा क्यों है? युवा संप्रदाय मास्टर को बाहर किस परेशानी का सामना करना पड़ा है? प्रशासक चेन ने उसे घूर कर देखा, कौन जानता है, वैसे भी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि युवा संप्रदाय मास्टर का मिजाज अभी बहुत खराब है और इसे भड़कने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत है। इसलिए जब तक वह ये नाम की लड़की उनसे टकराती है, वह मनहूस लड़की निश्चित रूप से एक भयानक मौत मरेगी। इसके अलावा वह युवा संप्रदाय मास्टर के हाथों मरेगी, जो पूरी तरह से उचित है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी भी उत्कृष्ट प्रतिभा क्यों न हो, कोई भी युवा संप्रदाय मास्टर को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, है ना? इस तरह उन्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि हम ही इस पूरी योजना के सूत्रधार हैं। सही 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 चाचा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह ये लड़की निश्चित रूप से युवा संप्रदाय मास्टर को गुस्सा दिलाएगी? प्रशासक चेन ने उत्तर दिया, हमें केवल कुछ छोटी मोटी व्यवस्थाएं करनी होंगी। तुम भी जानते हो कि सभी नए उन्नत बाहरी शिष्यों को किसी न किसी तरह के सेवक का काम करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा यह मामला पूरी तरह से मेरे द्वारा संभाला जाता है। यदि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो वे योगदान अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे और साधना नहीं कर सकते। इसलिए कल मुझे बस इतना करना है कि ये जियो को युवा संप्रदाय मास्टर के आंगन को साफ करने के लिए जिम्मेदार ठहराना है। ये सुनकर मोटा वांग उछल पड़ा। चाचा, क्या आप मूर्ख हो गए हैं? ये कैसी योजना है? क्या यह एक बहुत अच्छा काम नहीं है? युवा संप्रदाय मास्टर के आंगन में शायद ही कभी कोई रहता है, इसलिए यह विशेष रूप से साफ रहता है और इसे साफ करने में ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा मैंने सुना है कि अतीत में जो बाहरी शिष्य सफाई के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें छाया रक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त होता था और बाद में उनमें से कुछ आंतरिक शिष्य बन गए। इतना शानदार काम, सभी बाहरी शिष्य इसके लिए लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे भी इसके लिए बारी नहीं मिली है। प्रशासक चेन ने एक और असहमतिपूर्ण रूप दिया जिसने उसे उनकी उम्मीदों पर खरा न उतरने के लिए फटकार लगाई और उन्होंने अपनी उंगली से मोटे वांग के सिर पर प्रहार किया। क्या तुम इतनी संकीर्ण सोच रखना बंद कर सकते हो? तुमने ये भी कहा कि यह अतीत की बात है। अब युवा संप्रदाय मास्टर का स्वभाव वास्तव में चिड़चिड़ा है। इसके अलावा मैंने दूसरों को ये कहते सुना है कि युवा संप्रदाय मास्टर के आंगन में एक कमरा था जिसमें किसी का भी जाना बिल्कुल वर्जित था। जो कोई भी गलती से उस कमरे में घुस जाएगा उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। हमें उस मनहूस लड़की को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी होगा। युवा संप्रदाय मास्टर परसों वापस आ जाएंगे, इसलिए अगर वे अपने गुप्त कमरे को छुआ हुआ देखते हैं। जब मोटे वांग ने यह सुना तो चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, उसे भी यह बात समझ में आ गई और उसकी आंखें खुशी से भर गईं। हाँ, अगर युवा संप्रदाय मास्टर किसी को अपने उस कमरे में प्रवेश करते हुए देखें जिसमें उन्होंने प्रवेश करने से मना किया है, जहां एक बाहरी शिष्य ने घुसपैठ की हो जिसे सफाई का काम सौंपा गया था, तो वे निश्चित रूप से आग बबूला हो जाएंगे। ये जियो निश्चित रूप से युवा संप्रदाय मास्टर द्वारा 2 टुकड़ों में काट दी जाएगी। मोटा वांग जितना अधिक सोचता था, उसे यह योजना उतनी ही उत्तम लगती थी। वह कमरे में उछलकूद करता रहा और प्रशासक चेन पर हर तरह की प्रशंसा की बारिश करने लगा। चाचा, आप बस बहुत चतुर हैं, एक चाकू उधार लेने वाली योजना बिल्कुल सही, परफेक्ट है। इस बार ये जियो गई काम से। चाहे उसके पास कितनी भी जन्मजात प्रतिभा क्यों ना हो, लेकिन युवा संप्रदाय मास्टर के सामने कोई भी एक प्रहार भी सहने में सक्षम नहीं है। वह निश्चित रूप से मर चुकी है। हाँ, वह निश्चित रूप से काम से गई। मनहूस लड़की, किसने कहा था तुम्हें इस सरफेटी से उलझने के लिए? इस बार बस पाताल लोक जाओ और रो। हा 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 हा। अगली सुबह लावण्या राठौर काफी जल्दी उठ गई। एक रात पहले ही उसे प्रशासक चेन के आंगन में रिपोर्ट करने की सूचना मिल चुकी थी, क्योंकि वह आज आधिकारिक तौर पर बाहरी शिष्यों के लिए सभी प्रकार के सेवक के कामों की व्यवस्था करने वाले थे। लावण्या राठौर ने अपना नाश्ता किया और सू किंग्यू और यू शिन्यान के साथ निकल पड़ी।
जब वे आंगन की ओर चले तो सेलेस्टियल लाइट अकादमी के कुछ अन्य नए उन्नत शिष्य भी निकलने की तैयारी कर रहे थे, और जब उन्होंने लावण्या राठौर को देखा तो वे सभी उसका अभिवादन करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। जूनियर बहन ये, क्या तुमने कल अच्छी तरह आराम किया? जूनियर बहन ये, कल सब तुम्हारी बदौलत ही हुआ, कम से कम हमें बाहर निकाले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सही कहा जूनियर बहन ये, कम से कम हमें किसी के सामने सिर नहीं झुकाना पड़ा, और यह पहले से ही सबसे बड़ा फ़ायदा है। जहाँ तक अन्य नुकसानदायक बातों की बात है, हमें बस उन्हें सहना होगा। वैसे भी वे हद से आगे जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। पारंपरिक अभिवादन के बाद किसी ने लावण्या राठौर का कंधा थपथपाया और एक गहरे भाव के साथ सलाह दी। लावण्या राठौर यह सुनकर पूरी तरह से हैरान थी और उसने उत्सुकता से पूछा, अन्य नुकसानदायक बातों से तुम्हारा क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ था? मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ क्यों नहीं आ रही है? ये बात कहने वाली व्यक्ति मार्शल आर्ट्स स्टेज के शीर्ष 10 में एकमात्र महिला छात्रा सू जियाशेंग थी। जूनियर बहन ये, हमें भी कल ही इसके बारे में पता चला। कल वाला वह मोटा वांग न केवल बुजुर्ग वांग का परपोता था, बल्कि वह प्रशासक चेन का भतीजा भी है। प्रशासक चेन हमारे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं और अब से हमें जो भी सेवक के काम दिए जाएंगे वे सभी व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा ही व्यवस्थित किए जाएंगे। लावण्या राठौर ने पलकें झपकाईं, मैं वास्तव में यह नहीं बता सकती थी, मोटे वांग का सच में कोई समर्थन है? सू जियाशेंग ने आगे कहा, क्या ऐसा नहीं है? इसलिए कल रात मोटे वांग ने पहले ही किसी को हमें डराने के लिए भेजा था, ये कहते हुए कि प्रशासक चेन हमारे बुरे कामों के बारे में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। इसलिए आज सेवकों के काम की व्यवस्था करते समय वे निश्चित रूप से हमें मजा चखाएंगे। जब लावण्या राठौर ने यह सुना तो उसने त्योरियां चढ़ाईं, इस आदमी का क्या कोई अंत है? बस अपनी मौत ढूंढ रहा है, या क्या मुझे जाकर उसे एक बार और मुक्का मारना चाहिए? हालांकि वह वास्तव में मोटे वांग जैसे कचरे से निपटना नहीं चाहती थी, क्योंकि यह बस बहुत ही अपमानजनक था। लेकिन अगर यह कोई साधारण सा मच्छर भी होता जो रोज उसके कानों के पास भिनभिनाता रहता, तो वह भी बहुत परेशान करने वाला होता, है ना? यह इतना परेशान करने वाला था कि वास्तव में किसी का भी मन इसे थप्पड़ मारकर जान से मारने को कर जाए। जब सू जियाशेंग ने यह सुना तो वह तुरंत चिंतित हो गई और जल्दबाजी में उसे समझाने लगी, आह जूनियर बहन ये, तुम आमतौर पर एक समझदार व्यक्ति की तरह दिखती हो, लेकिन जब से तुम क्यूई भटकाव का शिकार हुई हो, तुम इतनी जल्दबाज क्यों हो गई हो? मोटे वांग को खोजने की जल्दबाजी मत करना, क्या तुमने सुना? लावण्या राठौर खाली सुन्न हो गई, ऐसा क्यों कह रही हो? निश्चित रूप से तुम सब नहीं चाहते कि तुम्हें कोई घिनौना सेवक का काम सौंपा जाए, है ना? सू जियाशेंग ने आगे कहा, बेशक हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन आपने पहले ही हमारी ओर से इतना बड़ा जोखिम उठाया है और मोटे वांग को गंभीर रूप से घायल किया है, इसलिए मुझे यकीन है कि प्रशासक चेन और वह निश्चित रूप से आपसे नफरत करते हैं। यदि आप उनके साथ परेशानी मोल लेने जाएंगी तो क्या आप सीधे उनके जाल में नहीं फंस जाएंगी? अब आपको कुछ नहीं होना चाहिए और आप उन्हें आपको फंसाने का कोई मौका नहीं दे सकती। लावण्या राठौर ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन तुम सब? सू जियाशेंग ने तुरंत उसकी बात काट दी, हमारे लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्या ये थोड़ा कठिन सेवक का काम नहीं है? वास्तव में सेवक के काम का प्रकार मानकीकृत है, इसलिए प्रशासक चेन चाहे कितनी भी हद पार कर लें, वह हमसे कोई बहुत ही घिनौना काम नहीं करवा पाएंगे, बस दूसरों को अच्छे काम दे देंगे और हमसे अधिक मेहनत करवाएंगे। ये छोटी मोटी बातें हैं, इसलिए हम इसे अपनी साधना की दिशा में आत्म प्रशिक्षण का हिस्सा मानेंगे। लावण्या राठौर अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनमें से कुछ लोग पहले ही प्रशासक चेन के आंगन की ओर चल पड़े थे। दूसरों के ध्यान में होने के कारण उन्होंने कुछ ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप लाइन में लगकर अंदर चले गए। प्रशासक चेन का आंगन पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वे बाहरी शिष्य जो सेवकों के काम के आवंटन के लिए प्रशासक चेन की देखरेख में थे, वे केवल सेलेस्टियल लाइट अकादमी के उस छोटे से समूह तक ही सीमित नहीं थे। कई अन्य बाहरी शिष्य भी थे जिन्हें कहीं और से लाया गया था, और कुल मिलाकर 100 से अधिक लोग थे जिन्होंने छोटे से आंगन को पूरी तरह से भर दिया था। प्रशासक चेन ने देर से पहुंचने से पहले सभी को काफी समय तक इंतजार करवाया। वह आंगन के बीच में बने ऊंचे मंच पर गए और उन्होंने अपना गला साफ किया। हर कोई, सबसे पहले आप सभी को बधाई, चयन के विभिन्न चरणों को पार करने और आधिकारिक तौर पर सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय में प्रवेश करके बाहरी शिष्य बनने के लिए। हालांकि आप केवल बाहरी शिष्य हैं, लेकिन सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय की नंबर 1 संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठा के आधार पर मुझे विश्वास है कि बाकी सभी की नज़र में आप पहले से ही काप मछलियों के बीच एक ड्रैगन हैं। लेकिन बाहरी शिष्य बनने के बाद पहला कदम, साधना के मार्ग में कुछ उपलब्धि हासिल करने के लिए आप सुस्ती नहीं कर सकते और आपको लगन से साधना करनी चाहिए। साथ ही आपको उनके पोषण के लिए संप्रदाय को समझना होगा और उनका आभारी होना चाहिए, संप्रदाय के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेनी चाहिए और उन कार्यों को पूरा करना चाहिए जो संप्रदाय ने आपके लिए व्यवस्थित किए हैं।
एक बाहरी शिष्य के रूप में आप वास्तव में अभी तक सच्चे सेलेस्टियल लाइट संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं और आपको संप्रदाय के लिए सेवक के काम पूरे करने होंगे। याद रखें, जो सेवक के काम आपको सौंपे गए हैं वे सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको काम चुनने और छांटने की अनुमति नहीं है। आपको जो भी आवंटित किया जाता है आपको उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हर बार जब आप कोई सेवक का काम पूरा करते हैं तो आपको उसी के बराबर योगदान अंक प्राप्त होंगे और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका उपयोग भविष्य में साधना विधियों और संसाधनों के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है, इसलिए आपको इसे संजोना चाहिए। ये कहते हुए प्रशासक चेन एक बार फिर हल्के से खांसे। ठीक है, अब मैं आप सभी के लिए सेवक के कामों की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। जिन शिष्यों के नाम पुकारे जा रहे हैं वे अपने कार्य का टोकन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आएं। नंबर 1 जोंग वे फेंग, तुम्हारा काम है पश्चिम क्षेत्र के भंडारगृह के प्रशासन और स्टॉक लेने के लिए जिम्मेदार होना, भंडारगृह प्रशासक के आदेशों को सुनना। नंबर 2 अगला है, शुरुआत से केवल कुछ ही लोग थे जो सेलेस्टियल लाइट अकादमी से नहीं थे और उन्हें जो काम सौंपे गए थे वे काफ़ी अच्छे थे। यदि इसमें से कुछ हासिल करने के लिए नहीं था तो ये बेहद खाली काम होता। लेकिन बहुत जल्द ही सेलेस्टियल लाइट अकादमी के शिष्यों की बारी आ गई। अगला, युआन ज़ेयू, तुम्हारा काम है पूर्वी क्षेत्र के आंतरिक शिष्य के तलवारबाजी प्रशिक्षण मैदान का प्रभारी होना और उनके प्रशिक्षण में उनका साथ देना। जिस क्षण उन्होंने ये कहा वहां उपस्थित शिष्यों के बीच सदमे भरी आहों की लहरें दौड़ गईं। उनमें से कुछ ने फुसफुसाते हुए चर्चा करना शुरू कर दिया। वह युआन ज़ेयू, मैंने सुना है कि वह सेलेस्टियल लाइट अकादमी में नंबर 1 है। सुना है कि उसके पास उच्च जन्मजात प्रतिभा है और वह एक ढलने योग्य प्रतिभा है। उसे ऐसे धोखेबाज काम के लिए क्यों आवंटित किया जा रहा है?